Hello, Assalamu alaikum viewers. Once again, I welcome you on my channel New Horizon. इल्म, सच्चाई और बहादुरी से मोहब्बत रखने वालों को मेरा एक बार फिर से सलाम। स्टूडेंट, आज जो मैं वीडियो आपको सेंड करने को हूँ वो है फिज़िक्स 10th क्लास और यूनिट नंबर 10, और बुक में ये यूनिट नंबर 1 होगा, लेकिन उसकी जो नंबरिंग है वो 10 की हुई है। एक्चुअली यह बुक जो है वो 9th की फिज़िक्स की ही कंटिन्यूशन है। सो पहला टॉपिक आज जो हमारे पास है दैट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस चैप्टर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को, उसकी वो क्या होती है उसको, यानी कि उसकी हम जो है वो छानबीन जो है वो इसमें हम करने को हैं। पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट जो है वो बिलोंग करता है वेव्स पे, वेव मोशन पे। सो लास्ट पार्ट में हम वेव्स को जो स्टडी करेंगे। सो पहला टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये क्या होती है ये हम जान लेते हैं। स्टूडेंट, आपकी बुक में या आपके पेपर में मैनी टाइम्स आपको SHM जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का एब्रीविएशन है वो भी लिखा हुआ नजर आएगा। सो इसके आपने एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ, आपने वॉल क्लॉक देखा होगा जिसके नीचे पेंडुलम जो है वो इस तरह से मूव कर रहा होता है, या फिर आप ये कह लीजिए एक स्प्रिंग लें, उसके साथ एक पत्थर को बांधिए, जब वो बिल्कुल स्टेबल हो उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोड़ दें, इट विल मूव लाइक दिस। इस तरह की जो मूवमेंट है इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। जो आप एक और इसके पैरेलल वर्ड है वाइब्रेशन, इसके अलावा एक और वर्ड है ऑसिलेशन। ये तीनों के तीनों वर्ड्स हम एक ही तरह की मूवमेंट के लिए यूज करते हैं। वो बॉडीज जो इस तरह की मूवमेंट परफॉर्म करती हैं उनको हम ऑसिलेटर्स बोलते हैं। इस तरह की मोशन को हम ऑसिलेशन भी बोलते हैं, वाइब्रेशन भी कहते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली फिजिक्स में जो इसके लिए टर्म यूज की गई है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन is known as simple harmonic motion। उर्दू मीडियम वालों के लिए अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो बॉडी की मूवमेंट होती है उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ओके, अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अंदर कुछ खास बातें हैं, कुछ इसके रिजल्ट्स हैं, उनकी तरफ हम आते हैं। पहला केस जो आपकी बुक में है दैट इज, मेरे वाइट बोर्ड पर भी आपको नजर आ रहा होगा, ये मैं आपको बता चुका हूं, अभी है मैस स्प्रिंग सिस्टम। आपकी बुक में लिखा होगा मोशन ऑफ द बॉडी अटैच्ड टू स्प्रिंग। ठीक है, सो इसकी मूवमेंट की हम इन्वेस्टिगेट करेंगे आज और देखेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये अक्सर आता रहता है। सो प्लीज़ ध्यान से, मैं कोशिश करूँगा कि जितना इसको मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बता सकूँ, मेरी भरपूर कोशिश रहेगी ऐसी। पूरी वर्डिंग जो है वो मैं वाइट बोर्ड पर नहीं लिख सकता, मेरे पास टाइम भी लिमिटेड है, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप देखेंगे भी नहीं। इसलिए मेरी मजबूरी है जी कि मैंने जो इम्पोर्टेंट और जो मुश्किल चीज़ है, जिसको स्टूडेंट मुश्किल समझता है, उसको मैं वाइट बोर्ड पर लिखूंगा। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसको किस तरह लिखना है, या आपके पास बुक मौजूद है या आपके पास हेल्पिंग बुक्स होंगी, आप कोई भी हेल्पिंग बुक ले लीजिए, मटेरियल यही होगा। सो मैं आज इसको जो है वो आपके लिए, मेरा काम जो होगा इन वीडियोज़ में इन लेसन्स को आसान करके आप तक पहुँचाना है। क्वेश्चन किस तरह लिखना है वो आपके पास बहुत सारा मटेरियल और भी मौजूद है, हेल्पिंग बुक्स हैं आपके पास, बुक है आपके पास, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन हम इस यहाँ पर जो है वो मेन जो पॉइंट्स हैं उनको ही डिस्कस करने को हैं। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ।
तो आज के केस को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा वेरी फर्स्ट केस है सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड। फर्ज कर लीजिए कि मेरे पास एक ये सरफेस है जो फ्रिक्शनलेस है। वैसे इस कायनात में स्पेस के अलावा हर जगह पर फ्रिक्शन मौजूद है। फ्रिक्शन कम हो सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती। सो आपने फ़र्ज़ करना है कि ये जो सरफेस है वो क्या है, फ्रिक्शनलेस है, और जो स्प्रिंग जो है वो भी फ्रिक्शनलेस है। ठीक है। और उसके साइड पर एक बॉडी अटैच्ड है जिसका मैस m है, और एक हुक की मदद से ये स्प्रिंग जो है वो इस साइड पर कनेक्टेड है। ओके। जब मैस नॉर्मली इधर इस पोजीशन में होगा, इस पोजीशन को मैंने नाम दे दिया है O। इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। उसके बाद जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको इधर ले आता हूं तो शक्ल बन जाती है ये वाली। ठीक है। और इसकी पोजीशन यहां से आ जाती है यहां तक, और इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जो मैस ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं बाय x। ये लिख लीजिए। ठीक है। सो अभी जो मामला है, मैं जब यहां पर इसको लाता हूं, जब मैं इसको रिलीज करता हूं यहां से, अ फोर्स इज अट्रैक्टिंग दिस बॉडी टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। स्प्रिंग जो है वो इस बॉडी को वापस इस पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। सो स्प्रिंग एक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है। उस फोर्स को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। सही। सो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आ गई वो कौन सी है, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स जो है स्टूडेंट्स, इसको अब हम जरा डिटेल में इस पे बात करते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमने जो स्ट्रेच करके इसकी पोजीशन को चेंज किया है बॉडी की, फोर्स इसको रिस्टोर करना चाहती है, दोबारा वहां पर लेके आना चाहती है, इसलिए हम इस फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ये फोर्स कौन लगा रहा है, स्प्रिंग। अब ये स्प्रिंग में फोर्स कहां से आई, जो हमने इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको यहां पे लाया था, वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे इसमें स्टोर होगी स्प्रिंग में। या आप पहले 9th क्लास में इस केस को डिस्कस कर चुके हैं। सो वही एनर्जी जो है वो अब स्प्रिंग में स्टोर होगी। अब वो रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट कर रही है यहां पर। ओके। व्हेन वी रिलीज दिस बॉडी, द mass will start moving towards the mean position. ओके। मीन पोजीशन पर पहुंचकर ये बॉडी स्टॉप नहीं होती, बल्कि ये कुछ फासला इस तरफ भी ट्रैवल करती है। ठीक है। और वो भी बिल्कुल उतना ही होगा जितना ये है x। सो जितना डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मैं बार बार टर्म यूज कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि याद रखिए f यहाँ पे सॉरी x जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके। अब यहां से यहां तक जो मूवमेंट हुई है वो तो हुई है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, लेकिन O से B की तरफ अब जो मूवमेंट होगी वो होगी ड्यू टू इनर्शिया। अब इनर्शिया कोई नई चीज नहीं है, आप 9th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो इनर्शिया की वजह से ये B की तरफ आएगा। ओके। अच्छा, जब ये B से दोबारा वापस आएगा इसकी तरफ, O की तरफ, मेन पोजीशन की तरफ, अब स्प्रिंग जो है वो इसको पहले वो पुल कर रहा था A से O की तरफ, अब वो B से O की तरफ इसको पुश करेगा। वो भी अब B से O की तरफ आने के लिए स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। ओके, वापस आ गया। फिर O से दोबारा जाता है ये बॉडी A की तरफ। अब O से A की तरफ जो मूवमेंट है, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ओके। यूं जो है वो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है।
सादा लफ्ज में बोलें तो एक वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। एक पूरा चक्कर कंप्लीट होने पर जो इसको हम बोलते हैं वन वाइब्रेशन। ओके, चलिए अब बात करते हैं फिर से रिस्टोरिंग फोर्स की। जब बॉडी यहां पर स्ट्रेच की हुई थी तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस ओ की तरफ लाना चाह रही थी। ओके, जब वो ओ पर पहुंचा, ये इनर्शिया की वजह से आगे जा रहा था, लेकिन फोर्स जो है वो इसको वापस ही खींच रही थी। ओके, फिर जब ये बी पर पहुंचा, बी से ओ की तरफ आने के लिए मैंने कहा रिस्टोरिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। यहां से फिर ए की तरफ जाने के लिए इनर्शिया इन्वॉल्व होता है। सो रिस्टोरिंग फोर्स जो है इस केस में हमेशा डायरेक्ट करती है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की आप कोई भी एप्लीकेशन ले लीजिए, कोई भी केस ले लीजिए, बात एक पक्की है और वो ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है, रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ए और बी को मैंने नाम दिया है, हम इनको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस। ओके, चलिए अब यहां पे बात हमने अभी तक जो किया है वो हमने बात की है रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जिक्र किया हमने। अभी कुछ टर्म्स और भी हैं जो इस केस से बिलोंग करती हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। जब हमने बॉडी को स्ट्रेच करके यहां पर लाया था, अब बात हो रही है वेलोसिटी की। वेलोसिटी में चेंज क्या होता है ये हम देखेंगे। तो यहां पर जब बॉडी स्टे कर रही थी, एट दैट टाइम द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी वाज 0। ओके, व्हेन आई रिलीज दैट बॉडी, वेलोसिटी बिगैन टू चेंज एंड दैट चेंज इज द पॉजिटिव चेंज। क्यों कि वेलोसिटी 0 थी, जब उसने इस तरफ मूव करना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी बढ़ेगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी में आएगा चेंज। आपने चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स 9th क्लास आपने पहले जाना होगा। वेलोसिटी में चेंज जो होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी में चेंज आया, कौन से वाला? पॉजिटिव। सो क्या बनाई इसमें? एक्सेलरेशन, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन याद रखिए इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सो यहां से यहां तक वेलोसिटी में चेंज आएगा पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। मैंने कहा कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जिस तरफ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन व्हेन द मास वाज मूविंग फ्रॉम ए टू ओ, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वाज टुवर्ड्स ओ। ओके, and now when it starts moving from mean position towards B, velocity decreases from O to B. So there is negative change in the acceleration, negative change in the velocity, क्योंकि velocity decrease कर रही है, acceleration negative होगा। अब जो एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? क्योंकि डिक्रीज कर रही है, सो डायरेक्शन इसकी अपोजिट है। एक्सेलरेशन के केस में आप पहले अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा। सो ओ से बी की जानब जाते हुए एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? ओ की जानब अपोजिट। ओके, अच्छा, अब जब बी से ओ की तरफ आएगा, वेलोसिटी यहां पर आते वेलोसिटी फिर 0 हो जाएगी। सो एक पॉइंट तो हमारा ये क्लियर हुआ कि एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 0 होंगे। ओके, जबकि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, एक्सट्रीम पोजीशंस पर वेलोसिटी मिनिमम होगी। यहां से जब ये बॉडी मूव करती है बी से ओ की जानिब, वेलोसिटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, so acceleration again here is positive. So acceleration is directed from B to O
यानी कि फिर से अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ हो गई, ओ की जानिब। इधर से जब वो आगे जाएगा ए की जानिब तो एक्सेलरेशन फिर नेगेटिव हो जाएगा, क्यों कि वेलोसिटी फिर डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है अगर वेलोसिटी इधर डिक्रीज तो डायरेक्शन इसकी अपोजिट है। सो आराम से हम तीसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। पहली बात, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो ऑलवेज डायरेक्ट करेगी किसकी तरफ, मीन पोजीशन की तरफ, और एक्सेलरेशन जो है वो भी किसकी तरफ डायरेक्ट करेगा, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके ऊपर मैथमेटिकल जो चीज़ें हैं उनको हम अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सो स्टूडेंट्स, इस सारे केस की डिस्कशन जो है वो मैंने आपको बता दी है। अभी इसके ऊपर एक लॉ है जिसको आप नाम जानते हैं, हुक्स लॉ, वो भी इसके ऊपर अप्लाई होता है। हुक्स लॉ में ये बताता है द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। हम किसी स्प्रिंग के ऊपर जितना ज़्यादा, अगर यहाँ पे ये फर्ज कर लीजिए स्प्रिंग है, मैं इसको जितना ज़्यादा इस तरफ खींचूंगा इसके ऊपर फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर इतना रखा हुआ स्प्रिंग तो फोर्स कम है, इधर ले जाइए फोर्स ज़्यादा होगी। सो इसी को मैंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को रिलेशनशिप को मैंने यहाँ पर लिख दिया। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स। आप कह रहे होंगे आपने तो डिस्प्लेसमेंट कहा है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन कहाँ से आया। नेगेटिव साइन ये बताता है कि फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आप जानते हैं पहले। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम खत्म करके लाना चाहते हैं इक्वालिटी, तो मैं इसकी जगह पे लिख देता हूं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और साथ ही इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी। इस इक्वेशन से मैं k की वैल्यू निकाल लेता हूं। यहां पर एक नई चीज मेरे सामने आ गई, k की वैल्यू निकाल लेते हैं। k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। k इज कॉल्ड हियर स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है हर स्प्रिंग के लिहाज से। स्प्रिंग जितना सख्त होगा इसकी स्टिफनेस ज़्यादा होगी, वैल्यू ज़्यादा होगी। स्प्रिंग जितना लूज होगा इसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। सो के की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप। अभी हमने इसके ऊपर, ये तो हुक लॉ की बात होगी, लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो भी यहाँ पर अप्लाई होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, क्योंकि एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, मैंने आपसे डिस्कशन के दौरान मैंने बात की थी। सो एक्सेलरेशन इज हियर, सो वी कैन राइट F इज इक्वल टू ma बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आगे चलते हैं जी। मैं इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। आप देख लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मैथ हमें बताता है कि अगर ये वाली साइड्स इक्वल तो राइट साइड्स भी इक्वल हैं, इसलिए मैं इनको कंपेयर कर लेता हूं। अगर ये एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसका मतलब है ये और ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं, ये ऐसा हमें मैथ बताता है। सो ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स, सही। अब यहां पर एक वैल्यू निकालते हैं। मैंने जानबूझकर इसको लिख दिया है k ओवर m, कट्ठा, एक टर्म कट्ठी बना दी है, क्योंकि ये मैस और k कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जबकि x इस इक्वेशन में वेरिएबल है। जिस तरह मैंने प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट वैल्यू प्लेस की थी, इसी तरह अब कांस्टेंट वैल्यू को ख़त्म करने के लिए मैं रिलेशनशिप एक बनाना चाह रहा हूं, तो मैं इसको ख़त्म करके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले आता हूं, सही। A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है, ये मैंने पहले बात की थी। अब एक्सेलरेशन जो है उसका भी डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशनशिप बनता है। पहले हमने डिस्कस किया रिस्टोरिंग फोर्स, फिर हमने बात की उसकी डिस्प्लेसमेंट की,
फिर मैंने बात की थी वेलोसिटीज की, एक्सेलरेशन की। अब एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे रिलेट करता है ये। सो एक्सेलरेशन, ये सारी डिस्कशन हमें बताती है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसका मतलब ये है कि x जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा, x जितना छोटा होगा एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा। फॉर एग्जाम्पल ये स्प्रिंग है, ठीक है, हम इसको यहां पर से ला के छोड़ देते हैं तो यहां का ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, x छोटा है। छोड़ेंगे तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, यानी कि एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, वो कम चेंज आएगा। कम चेंज आएगा तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन कम होगा। अगर इसी x को यहाँ पे बढ़ा देते हैं तो वेलोसिटी इसकी ज़्यादा होगी, ज़्यादा स्पीड से इस तरफ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा स्पीड से जाएगा तो ज़्यादा चेंज आएगा वेलोसिटी में, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। सो x जो है, या फिर आप एक्सेलरेशन की बात कर लें, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। नेगेटिव साइन बताता है कि एक्सेलरेशन जो है वो बी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, ये थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। अब मैंने बात की थी वाइब्रेशन की, यहां से यहां तक और फिर वापस आना, दैट इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। The time required to complete one vibration is called time period। तो इस सिस्टम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, T इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर केस। मेरा ख्याल है कि ये मैं यहाँ पे गलत हो गया है, ये K ओवर m होना चाहिए, K ओवर m, ठीक है। सो इसको प्लीज़ आप देख लीजिएगा, एक दफ़ा बुक से भी कंफर्म कर लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको मेरी तरफ से मैंने कोशिश की है अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। प्लीज़ कमेंट जब आप करते हैं तो पूरी वीडियो देख के फिर किया करें। ये वीडियो एक्चुअली आप स्टूडेंट्स के लिए ही है। अगर आपको इस वीडियो ने हेल्प आउट किया है तो प्लीज़, मैं आपसे फीस नहीं मांग रहा हूँ, जस्ट नीचे जो अंगूठे का निशान है उसको क्लिक करके लाइक हो जाएगा। चैनल पे वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, फिर ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो जो एक सीक्वेंस के साथ आएगी वो सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी फ्रेंड को, किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त को जो स्टूडेंट हो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कीप स्टडिंग, कीप मार्चिंग, मे गॉड ब्लेस यू।